नमस्कार, मैं विनोद सिंह एक नए विषय को लेकर के, एक नई व्यवस्था को लेकर के हमारी टीम आपके सामने फिर से हाजिर है। आपके द्वारा मिले अभूतपूर्व जन समर्थन की बदौलत हमारी टीम का हौसला बहुत बढ़ा और हमने आज एक ऐसे विषय को छुआ है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अनछुआ रहा है। कई लोगों की नज़र नहीं गई कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हमने आज जो विषय उठाया है वो विषय है यहाँ सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक है यहाँ पे, जो अंडर कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेट हुई 1961 में। टाटा स्टील की जब शुरुआत हुई 1907 में, 1907 में जब यहाँ पे टाटा स्टील ने अपना काम शुरू किया यहाँ पे, तो उसके बाद उसने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ और वो कंपनी निरंतर प्रगति के पथ पर, कई बाधाएं भी आई लेकिन वो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रही। जब कंपनी अच्छे तौर पे अस्थायी यहाँ पे उसने अपने पैर जमा लिए और मजबूती के साथ कंपनी खड़ी हो गई, तो कंपनी को बहुत सारे सहयोगियों की जरूरत पड़ी। तो कंपनी ने यहाँ के अस्थायी उद्यमियों के साथ मिल करके टाटा स्टील ने यहाँ के उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप अपना एक मंच बनाएं और हमसे जुड़ें, ताकि हमारा जो व्यापार है उसमें आपकी भी सहभागिता हो और हम एक साथ मिल करके विकास के नए आयाम को गढ़ें। 30 सितंबर 1961 को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनकॉर्पोरेट हुई यहाँ पे जमशेदपुर में। व्यवसायियों का एक संगठन बना यहाँ पे कि टाटा स्टील के साथ में कोऑर्डिनेट करके, उसके साथ कदम ताल मिला करके इस शहर के औद्योगिकीकरण को और मजबूत किया जाए। इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया। स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया कि इसकी जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में एक अध्यक्ष होंगे, एक महासचिव होंगे, 4 उपाध्यक्ष होंगे, 1 कोषाध्यक्ष होंगे और 4 सचिव होंगे। जब ये संगठन अस्तित्व में आया, जब इस संगठन का निर्माण हुआ, तो टाटा स्टील ने जमशेदपुर के पौष इलाके में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को है, टाटा स्टील तो राज्य सरकार से उसने लीज पर जमीन ले रखी है और इसने सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सब लीजी के तौर पे टाटा स्टील ने जमशेदपुर के पौष इलाके बिष्टुपुर में एक भूखंड का आवंटन किया। टाटा स्टील ने राज्य सरकार से यहाँ की जमीन का लीज ले रखा है और जब सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यहाँ पे एक निर्माण हुआ, बिल्डिंग का निर्माण करना था, तो टाटा स्टील ने यहाँ एक बहुत ही पौष इलाका है बिष्टुपुर। जब इस संगठन का, इस चैम्बर का जब निर्माण की यहाँ पे बुनियाद पड़ी, तो टाटा स्टील जो स्वयं राज्य सरकार से यहाँ के लीज होल्डर है, उसने इस चैम्बर को एक भूखंड का आवंटन किया जो शहर के सबसे पौष इलाके बिष्टुपुर में अवस्थित है, ताकि यहाँ के व्यवसायियों के साथ में कोऑर्डिनेट करके यहाँ के व्यवसायियों को हितों को देखते हुए वो आगे बढ़ सके, व्यवसायी भी टाटा स्टील से जुड़ करके इस शहर को आगे ले जाने का काम करें। अब आते हैं कि हमने जब इसकी पड़ताल की तो वर्तमान में यहाँ पे करीब 1700 से 1800 के बीच में मेंबर है। चलिए एक अनुमानित या इसे एक फिगर समझ लें कि 1800 के करीब ये संख्या है। अब देख लें आज के डेट में जो जमशेदपुर है वो कितना फैल चुका है, इतना इसका आधुनिकीकरण हो चुका है कि आप कहीं भी जाएं हर जगह आपको मार्केट मिलेंगे, हर जगह आपको कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। लेकिन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो संगठन बनाया गया उस समय, इसकी जो उपयोगिता थी कि ये व्यवसायियों के हित को लेकर के काम करेगी। पूर्ववर्ती जो कमेटियां आई यहाँ पे उसने काम भी किया। कमेटी का पहले ऐसा हिसाब था कि 2 साल में एक बार चुनाव होता था और जो नई कमेटी आएगी वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकती थी। जो भी प्रत्याशी होते थे किसी पोस्ट के लिए वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते थे, 1 साल का उनको अंतराल रखना होता था। लेकिन बीच में इस समय संविधान संशोधन किया गया कि कोई भी जो कमेटी या जो कोई भी जो पदोन्नत व्यक्ति है यहाँ पे, वो एक बार में 2 टर्म का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। बीच में संविधान का संशोधन किया गया। हमारा मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को शूट करने का कि आज जमशेदपुर का जिस तरीके से विस्तारीकरण हुआ, जिस तरीके से आधुनिकीकरण हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहीं पिछड़ गई कदम ताल करने में, आज के व्यवसायियों के साथ में इतना वृहद रूप ले चुका है। यहाँ आज हमारा जो शहर है इतना वृहद रूप ले चुका है कि अनुमानित संख्या करीब यहाँ पे व्यवसायियों के आप माने तो 50,000 के करीब है। अब इसका जो मेंबरशिप है यहाँ पे करीब 1800 का है। और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का संविधान की जो कॉपी है हमने निकाली है और इस क्लॉज में साफ लिखा हुआ है कि कैसे लोग यहाँ के मेंबर बन सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं आपको कि इनके संविधान में किस तरह से लिखा हुआ है। हमने कॉपी निकाला है इसका कि एनी इंडिविजुअल कैरिंग ऑन ट्रेड, इंडस्ट्री और प्रोफेशन कनेक्टेड विद फाइनेंस और कॉमर्स इन द अस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूम, प्रेजेंटली सिंहभूम ईस्ट एंड सिंहभूम वेस्ट, इन हिज ओन नेम शैल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप। ये इनके संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रेड करता है
सिंहभूम ईस्ट सिंहभूम हो या वेस्ट सिंहभूम हो, यहाँ आवेदन करके उसकी मेंबरशिप को ले सकता है। लेकिन आज शहर की जो व्यवस्था है, 50,000 से कम या उससे नीचे शायद ही ट्रेड करने वाले आपको मिले। जो शहर ने आज अपना आकार ले लिया है, इतना वृहद पैमाने पे इसका जो रूप खड़ा हो चुका है एक व्यवसायियों का, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो गठन करने का उद्देश्य था कि यहाँ के व्यापारियों को लेकर के, यहाँ के व्यापारियों का हित को देखते हुए ये चैम्बर काम करेगी। उस जो इनका मोटिवेशन रहा, इनका जो उद्देश्य रहा, जो एम रहा, कहीं ना कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस मामले में पिछड़ गई। हमने आंकड़ा जुटाया, हमारी टीम ने आंकड़ा जुटाया कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो वर्तमान जो कमेटी है, जो उनके वर्तमान में जो सदस्यता संख्या है वो करीब 1800 है। जो यहाँ पे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी है, मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी है, जो व्यवसायियों को व्यवसाय करने के लिए व्यापार का लाइसेंस, यानी उसे ट्रेड लाइसेंस कहा जाता है, वो ट्रेड लाइसेंस निर्गत करती है। अब ये ट्रेड लाइसेंस मिलता कैसे है? तो ट्रेड लाइसेंस मिलने के लिए करीब करीब 20 तरह की फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं एक उद्यमी को, एक दुकानदार को, कि उसे ट्रेड लाइसेंस लेने। कई तरह की कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद जब यहाँ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति है या मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति है, वहाँ के अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये व्यापारी है, ये असल में व्यापारी है, व्यापार करता है या इसमें व्यापारी की योग्यता है, तो उसे एक ट्रेड लाइसेंस इशू किया जाता है। अब ट्रेड लाइसेंस का महत्व आप इस तरीके से समझें कि अगर आज की तारीख में किसी व्यापारी को अपने फर्म का, अपने व्यापार का जो उसका संगठन है या व्यापार का जो उसका फर्म है, अगर उसके नाम पे उसे करंट अकाउंट खुलाना है, चालू खाता अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के नाम पे खुलवाना है, तो कोई भी बैंक यहाँ का बगैर ट्रेड लाइसेंस का करंट अकाउंट या चालू खाता नहीं खोलता है। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। और ये जो संख्या जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी ने जो हमने आंकड़ा लिया है, वहां से वहां के अधिकारियों ने जो हमें आंकड़ा दिया है, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये आंकड़ा आज की तारीख में करीब करीब 14 से 15 हजार के करीब है। जो इन दो जो इनका जो सरकारी कार्यालय है शहर का, यहाँ से मुख्य रूप से ट्रेड लाइसेंस निर्गत किया जाता है, ये आंकड़ा करीब करीब 14 से 15 हजार के करीब है। उसके बाद हमारी टीम पहुंची है सेंट्रल जीएसटी के ऑफिस में और स्टेट जीएसटी के ऑफिस में। वहां से हमने आंकड़ा लिया है कि कितने लोग जीएसटी फाइल करते हैं, कितने लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। तो वो आंकड़ा हमें वहां से जो मिला है करीब करीब 20,500 का आंकड़ा मिला है, और उसमें से करीब करीब 6,000 लोग जीएसटी में इनएक्टिव है, यानी कि सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। लेकिन 14,500 के करीब व्यापारी जो हैं सक्रिय हैं। अब ये आंकड़ा हम आपको क्यों बता रहे हैं? अगर ये जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं या जेएनएससी या एमएनएससी से जिन लोगों ने ट्रेड का लाइसेंस लिया है, तो वो व्यापारी हैं, उनको सरकार ने प्रमाण पत्र दे रखा है कि आप व्यापारी हैं, तभी आपको ट्रेड लाइसेंस दिया गया है या आप जीएसटी का आपको लाइसेंस दिया गया, आपको जीएसटी फाइल करना है। अब ये अगर संख्या को आप मिला देते हैं तो ये संख्या करीब करीब 25 से 30 हजार के बीच में आता है। ठीक है, अब ये इसमें बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि जो एक अकाउंटेबल बात है यहाँ पे, कि जो आंकड़ा सरकारी आंकड़ा हमें दिया गया है वो आंकड़ा व्यापारियों का करीब करीब 25 से 30 हजार के बीच में है, जिनका जो रिकॉर्ड है या जिनके जो कागज के जो रूप में जो दस्तावेज है वो सरकार के पास में जमा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो यहाँ का मुख्य जो व्यापारियों का हित देखने वाला जो संगठन, जो संस्था यहाँ पे बना है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन लोगों की वर्तमान सदस्यता संख्या 1800 के करीब है। ये पहल नहीं करते हैं कि सदस्यता की संख्या बढ़ाई जाए। इस पे हम अभी बाद में बात करेंगे कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, या हमने इस विषय को क्यों उठाया कि सदस्यता की जो संख्या है यहीं पर क्यों रुकी हुई है, इन्हें ये लोग सदस्यता की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में सरकारी रूप में इतने बड़े यहाँ पे व्यापारी काम कर रहे हैं, तो सदस्यता की संख्या तो हजारों में होनी चाहिए, ये मात्र 1800 पे क्यों रुकी हुई है? ये इसका लॉजिक या इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। जमशेदपुर के मानगो शहर में एक व्यवसायी विकास देबुका की, जो तेल व्यवसायी थे, उनके लड़के विकास देबुका की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। यहाँ एक घटना का वर्णन करना हमारी टीम जरूरी समझती है कि कुछ वर्ष पहले जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में एक व्यवसायी, तेल व्यवसायी के पुत्र विकास देबुका की गोली मार करके अपराधियों ने हत्या कर दी थी। पुरजोर विरोध हुआ। हम भी निंदा करते हैं कि इस तरह के कोई भी कार्य जो अपराधी के द्वारा किए जाते हैं, हम भी, हमारी टीम भी उसकी घोर भर्त्सना करती है। अब उसका इफेक्ट देखिए कि चूंकि वो मृतक जो था वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा हुआ था, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसे आन बान और शान का प्रश्न बनाया कि इसका विरोध होना चाहिए, और विरोध का उन्होंने जो तरीका चुना
वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं था। उन्होंने चुना कि शहर को बंद कराया जाए, इसके विरोध में शहर की सारी दुकानों को बंद कराया जाए। यहाँ पे दो मुख्य नदी है, मानगो में स्वर्णरेखा नदी है और आदित्यपुर में खरकई नदी है। इन्होंने टारगेट किया कि मानगो की जो स्वर्णरेखा नदी के ऊपर पुल बना हुआ है उस पुल को बंद करा दिया जाए, जाम कर दिया जाए, जिससे आवागमन प्रभावित हो और प्रशासन के ऊपर दबाव बने कि यहाँ के उद्यमी के पुत्र की हत्या कर दी गई है। अब इसका इफेक्ट देखिए, यहाँ पे मैंने अभी अपने एक वक्तव्य में कहा कि यहाँ पे दो पुल हैं। मानगो पुल को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दबाव में बंद किया गया, जाम कर दिया गया, जबरदस्त जाम लगी थी और जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, हमारा जो विषय उठाने का उद्देश्य ये है कि उसी क्रम में खरकई नदी के ऊपर आदित्यपुर में जो पुल बना है उसे जाम नहीं किया यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के जो पदाधिकारी थे या यहाँ चैम्बर से जुड़े हुए जो लोग थे। यहाँ इनके व्यावसायिक हित सामने आ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं आपसे कि यहाँ पे चैम्बर से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, जो उद्यमी हैं, जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके व्यावसायिक हित सामने आ गए। क्योंकि अगर खरकई नदी के ऊपर आदित्यपुर में जो पुल बना है अगर वो जाम हो जाता तो उनका कारोबार प्रभावित हो जाता। क्योंकि इनके कई सारे उद्योग, कई सारे प्लांट जो हैं आदित्यपुर क्षेत्र में इस तरह से लगे हैं कि टाटा स्टील को इन्हें माल की आपूर्ति करनी होती है, इनके ऑर्डर्स होते हैं उसमें, और इनका जो काम है वो प्रभावित होता और टाटा स्टील भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती। तो इनका आप लॉजिक देखें, कि इन्होंने बंद कराया शहर को, इन्होंने जाम किया मानगो पुल को कि शहर की दुकानें बंद रही। आप ऐसी दुकानों को बंद कराते हैं जो आपके मेंबर ही नहीं है। तो किस तरह से आपने शहर बंद का आह्वान किया, किस तरह से दुकानदारों की दुकान को बंद कराने का आपने काम किया? ये हमारा मुख्य बात था जो हम इस विषय में उठाना चाहते थे, अपने इस वीडियो में उठाना चाहते थे। जो दुकानदार आपके मेंबर ही नहीं है आप उनको क्यों बंद करवा रहे हैं? और आप जो मेंबर हैं चैम्बर के, आप जो पदाधिकारी हैं, मेंबर यहाँ की जो कार्य समिति है, उन्होंने आदित्यपुर के खरकई पुल के ऊपर जो पुल बना है खरकई नदी के ऊपर, उस पुल को जाम नहीं किया क्योंकि इनके व्यावसायिक हित वहां पे आड़े आ रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनको सोचना होगा कि जब कोई गरीब दुकानदार इनका मेंबर ही नहीं है और इनका कोई भी काम आप देखें, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई भी काम ऐसे गरीब दुकानदारों के हित में नहीं होता है। ये संस्था आज कहीं ना कहीं सिमट गई है कि जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके व्यावसायिक हितों को देखने के लिए मात्र ये सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहा है। जब तक आप एक गरीब दुकानदार को नहीं जोड़ेंगे, एक गरीब व्यवसायी को नहीं जोड़ेंगे, इस चैम्बर को बनाने का हित, इस चैम्बर को बनाने का उद्देश्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इस घटना के अलावा कुछ और ऐसे मौके भी आए जब सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर बंद का आह्वान किया और उसका कोई भी प्रभाव शहर में नहीं पड़ा। तो इनको कहीं ना कहीं देखना होगा कि इतना जो इनको कहीं भी समर्थन नहीं मिला व्यवसायियों का या फिर यहाँ पे दुकानदारों का, तो किस तरह से ये अपने आप को स्टैंड करते हैं कि हमारी जो संस्था है सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो शहर के पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही हैं, यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनके अपने निजी हित कहीं ना कहीं टाटा स्टील या और दूसरे कारपोरेट जो घराने हैं, व्यवसायिक घराने हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। अब देखिए इनका उद्देश्य क्या है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्देश्य है व्यवसायियों के हित का मामला को देखना, और ये कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। सरसों तेल 200 से ऊपर है, ये कभी धरना में नहीं जाएंगे। पेट्रोल चला गया 100 से पार, ये धरना में नहीं जाएंगे। मतलब आमजन का मामला हो या व्यवसायियों का मामला हो, ये कभी भी किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं। और पिछले 4-5 सालों में तो इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है कि किसी भी तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ ये गए होंगे। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है, यहाँ पे आप देख ले, मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी जो होते थे वो केंद्र सरकार की नीतियों से जब सहमत नहीं होते तो उसको खुल के विरोध करते थे। विगत 8 वर्षों से केंद्र में एनडीए की सरकार है, मोदी जी का शासन है, मोदी जी की नीतियां सारे देश में चल रही हैं। अब जो भी कमेटी है यहाँ पे, अब सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे ना कहें, अब भाजपा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की किसी भी नीति का विरोध इस चैम्बर ने व्यावसायिक रूप से नहीं किया। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का मामला हो, खाद्य तेलों में बढ़ोतरी का मामला हो, पेट्रोल डीजल का मामला हो, या आम जन को प्रभावित करने वाला या व्यवसायी वर्ग को प्रभावित करने वाला सरकार की केंद्र की नीतियों के खिलाफ इन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। इसलिए मैंने ये बात कही कि क्या ये सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या भाजपा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। समाज के विकास में, देश के विकास में एक वर्ग आता है, मारवाड़ी वर्ग।
हमारी टीम बहुत सम्मान करती है, इनका बहुत सम्मान है। उद्यमी के तौर पे बहुत मेहनतकश होते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं अपने व्यापार को लेकर के, और बहुत इनके अंदर वो योग्यता है, इस वर्ग के अंदर ये योग्यता है कि ये अपने व्यवसाय को पूजते हैं, और काफ़ी इनका हमारे समाज में काफ़ी इनका सम्मान है व्यवसायी के तौर पे, और कहीं न कहीं व्यवसायी के तौर पे इनका वर्चस्व भी है हमारे समाज में। और इनकी जो कार्यशैली है, इनकी जो उद्यमिता है, हमारी टीम तक्षक उनका सलाम करती है कि अगर ये नहीं होते तो समाज का विकास, आज समाज जो इतना आगे बढ़ा है, बगैर इनके योगदान के ये आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन एक बात यहाँ पे जो गौर करने वाली है कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो एक वर्ग विशेष का, एक जाति विशेष का ही कब्जा है। ये बात गौर करने वाली है कि क्या शहर में और उद्यमी नहीं है, किसी दूसरे वर्ग से क्या व्यवसायी नहीं है, किसी दूसरे वर्ग में क्या ये योग्यता नहीं है कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आकर के वो अपनी योग्यता दिखा सके, या सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये पहल नहीं करती है कि वैसे लोगों को ला करके जोड़ करके और उनकी योग्यता का लाभ ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये उठाए। ऐसा हम इस आधार पे कह रहे हैं कि इसके पहले की कमेटी या वर्तमान कमेटी का इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुआ है। आपस में ही इस वर्ग विशेष ने रेवड़ियों की तरह पद का बंदर बांट किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। जो प्रेसिडेंट बने हैं विजय आनंद मुनका, जनरल सेक्रेटरी बने हैं मानव केड़िया, वीपी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं महेश सोंथालिया, संदीप मुरारका, नितेश धूत, सत्यनारायण अग्रवाल, मुकेश मित्तल, दिलीप गोलछा। सेक्रेटरी हैं अनिल मोदी, भरत मकानी, सांवरमल शर्मा, पीयूष चौधरी। कैशियर हैं किशोर गोलछा। ये सभी लोग एक ही वर्ग के आते हैं। हमने अपने पहले के वक्तव्य में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इनकी योग्यता, इनकी उद्यमिता को सलाम करते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के लोग क्या इतने अयोग्य हैं? उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी पद में आकर के उस पद को सुशोभित कर सके? ये अपने आप में उन सारे लोगों के लिए शर्मनाक बात है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे योग्य लोग शहर में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काबिलियत रखते हैं, उनमें वो योग्यता है कि वो आगे आ सकते हैं और शहर के व्यवसायी को हित को और आगे लेकर के जा सकते हैं। ये कमेटी का नाम हमने पढ़ के सुना है, इसके पहले की कमेटी में भी कुछ लोग रहे हैं। एक सुरेश सोंथालिया साहब थे यहाँ पे जिनका वर्चस्व रहा, और भरत वसानी जी थे, उनका भी वर्चस्व रहा। अब मसला ये है कि ये जो संगठन है सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये नॉन सैलरीड संगठन है कि कोई भी पदाधिकारी अगर यहाँ पे बैठता है कुर्सी पे संगठन के अध्यक्ष के तौर पे, वीपी के तौर पे, कैशियर के तौर पे, तो ये सैलरीड पोस्ट नहीं है। संगठन की तरफ से, चैम्बर की तरफ से उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी लड़ाई इस पोस्ट तक पहुंचने की क्यों होती है, इसका जब हमने पड़ताल किया तो एक बात सामने निकल के आई कि ये जो कुर्सी है, जो किस्सा कुर्सी का है, कि इस कुर्सी पे बैठने का मतलब है कि आप जो यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधि है शहर की, टाटा स्टील के साथ, टाटा स्टील के एंसिलरीज कंपनियों के साथ, और टाटा स्टील के और बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स है, टाटा मोटर्स है, टिमकेन है, और बहुत सारी इस तरह की और भी कंपनीज हैं। वहाँ ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ, मैं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं वीपी हूँ, मैं कैशियर हूँ, वॉटेवर। अब ये लाभ किस तरह से लेते हैं कि टाटा स्टील का एक वर्क कल्चर था पहले कि वो अगर उसे कुछ काम कराना होता तो उसके यहाँ कुछ रजिस्टर्ड वेंडर्स होते थे, और उन वेंडर्स के थ्रू ही टाटा स्टील अंदर में अपना प्लांट के अंदर में काम लेती थी। बीच बीच में टाटा स्टील इस तरह के कार्य को लेकर के परिवर्तन करती रहती है, उसके अपने नियम कानून हैं, वो उस हिसाब से चलती है। तो बीच में उसने क्लॉज बनाया कि जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स को उसने वेंडर का सिस्टम को खत्म कर दिया, और एक एग्रीगेटर के तौर पे कुछ लोगों की वहां पे एंट्री होती है टाटा स्टील के अंदर में। एग्रीगेटर क्या होते हैं कि वो डायरेक्ट टाटा स्टील से काम लेंगे, और जो वेंडर्स होते हैं उनको एग्रीगेटर के थ्रू काम लेना होगा। इसी बीच में पद पर रहते हुए सुरेश सोंथालिया जी उस समय सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे। उनकी जो फर्म थी, मैं आपको दिखा देता हूं कि शिव शक्ति कारपोरेशन को एक एग्रीगेटर के तौर पे टाटा स्टील में रजिस्टर्ड किया गया। और कहीं ना कहीं ये बात हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद का लाभ लेते हुए इस उपलब्धि को पाया। भरत वसानी जी की एक कंपनी यहाँ पे आई है, देखिए, नव भारत के नाम पे। उनकी कंपनी को भी, उनके फर्म को भी एग्रीगेटर के तौर पे टाटा स्टील में जगह दी गई, और ये इस तरह का लाभ होता है
इस तरह की इनकी बार्गेनिंग होती है। जब ये कोई भी कमेटी अस्तित्व में आती है, कोई लोग जब यहाँ पे पदासीन होते हैं, तो इस तरह का लाभ इनको मिलता है। कारपोरेट लेवल पे जो कारपोरेट कल्चर है जमशेदपुर का, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे ये बार्गेनिंग की स्थिति में आते हैं और बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं। ये बुलाते हैं अपने सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है, 3 मंजिला एक बिल्डिंग है यहाँ पे, और वहाँ ये बुलाते हैं और उसका भी कहीं ना कहीं इनका हित सत्ता है, या तो जो जननेता आते हैं वो, या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग होते हैं। अभी एक सप्ताह पहले करीब नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी भी आए थे, उन्होंने भी काफी समय बिताया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिल्डिंग में। शाम को हमारी टीम ने खुद आकर के यहाँ पे मॉनिटर किया था, बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि अनिल मोदी जी जो हैं उनको सेक्रेटरी बनाया गया है। अनिल मोदी जी को सेक्रेटरी बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के महानगर में ये जिला महामंत्री के पद पे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बात से भी मैंने आपको कहा कि क्या सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई है। ये सोचने की जरूरत है, इस पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार की जो भी नीतियां आई हैं, मोदी जी की जो भी नीतियां आई है विगत 7 से 8 वर्षों में, किसी भी नीति का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विरोध नहीं किया है। ये चुप बैठते हैं। इनका विरोध तब चलता था, इनका प्रदर्शन तब होता था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब ये सड़क पर उतरते थे। तो क्या एक छद्म रूप में एक भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन चला रही है, ये तो आपको तय करना है। हमने सारे बात को, जितनी भी बातें आपसे कही है, तर्क के साथ में कही है कि ये मेंबरशिप नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? मात्र 1800 के करीब इनका मेंबरशिप है, सदस्यता संख्या है, और शहर में 50,000 से ज्यादा ट्रेडर्स है, जिसमें करीब करीब 30,000 के आसपास रजिस्टर्ड सरकारी प्रमाण पत्र के साथ जो व्यापार कर रहे हैं वैसे लोग हैं। और वैसे लोग यहाँ के मेंबर क्यों नहीं है, ये सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सोचना होगा। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी टीम तक्षक ने जो मुद्दे उठाए, हमारा कोई भी स्वार्थ, हमारा कोई भी व्यक्तिगत हित उससे नहीं टकराता है। हमने व्यापारियों के हित की बात कही है, और अगर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अधिकारी हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, या यहाँ की जो वर्किंग कमेटी है, उनको लगता है कि हमारी टीम ने जो बातें उठाई हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, अगर वो इन्हें हिट करता है, अगर वो उनको अपील करता है और आमूलचूल परिवर्तन अगर ये अपने आप में लाते हैं, तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि हमने एक ऐसे विषय को उठाया जो विषय कहीं ना कहीं अनछुआ था। एक आरोप हमने लगाया सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर कि क्या ये सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं होकर के भाजपा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई है। और हमने तर्क भी दिया आपको कि यहाँ के जो सचिव बने हैं अनिल मोदी जी, वो महानगर भाजपा के जिला महामंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वंशवाद का विरोध करती है, और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप देखेंगे लॉजिक के साथ, तो आप स्पष्ट रूप से पाएंगे, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कि वंशवाद का यहाँ पे जबरदस्त बोलबाला है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी यहाँ पे पदाधिकारी के रूप में सक्रिय होती है। ये अपने आप में गौर करने वाली बात है, और बाहर के लोगों को भी और दूसरे व्यवसायियों को भी सोचना पड़ेगा कि उनके नाम पे, व्यवसायी वर्ग के नाम पे ये जो संगठन चल रहा है, ये उनके कितने हित का काम देख रही है। कहीं ना कहीं स्वार्थ की यहाँ पे सिद्धि हो रही है। हम अगर हमारी बात से किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंचती है, हमारी टीम की तरफ से हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हमने मारवाड़ी वर्ग की आलोचना की। हम पूरा सम्मान करते हैं, उनके उद्यमिता को सम्मान करते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और गलत का हमारी टीम पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। मैं विनोद सिंह अपने सहयोगी और सिटी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ, धन्यवाद।